एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। और आज जो वीडियो है वो स्पेशली 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इडियम एंड फ्रेजेस। तो इडियम एंड फ्रेजेस क्या है, कैसे वो इंटरेस्टिंग है, हम अभी जानेंगे। तो इडियम का मीनिंग क्या होता है? इडियम का मीनिंग होता है मुहावरा। तो इडियम्स हो गए आपके मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं मुहावरे को, हम कहते कुछ और हैं लेकिन उसका मीनिंग होता है कुछ और, घुमा फिरा कर हम कहते हैं। तो देखिए कहा गया है व्हाट आर इडियम्स। इडियम्स क्या होती हैं? इडियम्स आर सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू कन्वे अ डिफरेंट मीनिंग दैट दियर लिटरेरी मीनिंग। लिटरेरी मीनिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, यानी कि जिस तरह से जिस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कोई वर्ड दिया है, कोई वाक्यांश दिया है, इडियम्स होते हैं वाक्यांश। ठीक, वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, तो उसे हम इडियम्स कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है उससे डिफरेंट मीनिंग बताता है ये। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इडियम वो सेंटेंसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट मीनिंग बताने के लिए, जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे अलग ही वो मीनिंग बताते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ किए जाते हैं इडियम्स? वाई आर इडियम यूज्ड? इडियम आर यूज टू कन्वे मोर मीनिंग इन फ्यूअर वर्ड्स इफेक्टिवली। मतलब ज़्यादा इफेक्टिवली, यानी कि वाक्य को सुंदरता प्रदान करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जाना कि जो इडियम्स होते हैं वो होते हैं मुहावरे, और मुहावरे का यूज़ क्यों किया जाता है? सुंदरता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो अब बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इडियम एंड फ्रेजेस। अब फ्रेजेस आपको पता है कि फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस भी एक वाक्य का अंश होते हैं, वो भी वाक्यांश होते हैं, उनमें वर्ब यूज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है, इडियम्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड वर्ड विद ए हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड टू दैम। उनकी हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड होती है। जो फ्रेजेस होते हैं वो भी शब्दों का ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने जाना कि इडियम और फ्रेजेस होते हैं वाक्यों का एक अंश, उन्हें वाक्यांश कहा जाता है। और किस तरह से हम इडियम और फ्रेजेस को यूज़ करते हैं आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं कि हम कहते कुछ और है और उसका मीनिंग निकालते हैं कुछ और, ऐसा ही इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फ्रेजेस का कि इस तरह से हम उसे यूज़ करेंगे। आगे बताया गया है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस कितने टाइप की होती हैं? The different type of phrases are noun, verb, gerund, infinitive, appositive, participle, prepositional and absolute। तो ये आपके phrases के टाइप हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम और फ्रेजेस। आपको पता चला कि इडियम्स क्या होते हैं। ठीक है, इडियम्स का मीनिंग होता है मुहावरे, और जो मुहावरा होता है वो एक वाक्य का अंश होता है। मुहावरा कभी भी पूरा वाक्य नहीं होता है। मुहावरे का सामान्य अर्थ न निकल कर एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। मुहावरा समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं के निर्माण में सहायक होते हैं। मुहावरे प्रसंग के रूप में अर्थ देते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में न होकर वाक्य के प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे से जुड़े शब्द कभी नहीं बदले जाते, यानी कि जो शब्द दे दिए गए हैं उन्हें नहीं बदला जाएगा, उन्हीं के का यूज़ करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। मुहावरे का निर्माण देश, काल और समाज के विकास के परिवर्तन के अनुरूप होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से हम उन्हें यूज़ करते हैं और क्या उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं क्लास 11th और 12th के लिए, अदर के लिए भी। तो देखते हैं, आपने पढ़ा कि इडियम का मीनिंग होता है मुहावरे और फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। ठीक है, तो ये भी वाक्यांश ही होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, जिन्हें आप पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इनका हमें यूज़ करना है। ऑल इन ऑल, यानी कि सर्वे सर्वा, सर्वे का मतलब है सब कुछ। देखिए,
यूज़ किस तरह से हम इन्हें करेंगे, आपको एग्ज़ाम में इस तरह से वर्ड दे दिया जाएगा, इस तरह से आपको उसे लिखना है, किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि ये वर्ड दिया गया है, रवि इज़ ऑल इन हिज ऑफिस। मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स को हमें चेंज नहीं करना है, इन्हें हमें यूज़ ज़रूर करना है। एट 6 and 7, देखिए एट 6 and 7 का क्या मतलब होता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जिस तरह के मतलब लिटरेरी जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर इसका नहीं यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर है एट 6 and 7, तो इसका क्या मीनिंग व्यवस्थित होता है, लेकिन मुहावरे में इसका मीनिंग अव्यवस्थित है। और किस तरह से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, व्हेन आई वेंट माई रूम आई गोट माई बुक्स एट 6 and 7। तो मैंने अपनी बुक्स को क्या पाया, वो इधर उधर पड़ी थी, अव्यवस्थित थी, जिस तरह से मैंने छोड़ा था वैसे बिल्कुल नहीं थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में एक मैटर हमेशा रहता है, क्या, कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल दें, आप अपने घर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सभी के घरों में एक ना एक झगड़े की जड़ होती है ना, तो बिल्कुल वैसा ही आप लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए आपको बताया गया है कि जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ नहीं करें, लेकिन जब हम इसे एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ लिख सकते हैं। ओके, देखिए आगे, एट ड्रैगर्स ड्राउन। ड्रैगर्स ड्राउन का मीनिंग यहाँ पर दिया है घोर शत्रुता। इट इज़ एट ड्रैगर्स ड्राउन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अगर आपकी किसी और के साथ शत्रुता यानी कि फाइटिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना नाम, अपने फ्रेंड का नाम या किसी और का नाम लिख सकते हैं कि उससे मेरी जो है बहुत शत्रुता है, वो मेरा बहुत बड़ा एनिमी है, ठीक। एन एक्स टू ग्रीन, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, पीपल डोंट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रीन। लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, किस पर, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हमें चेंज नहीं करना है, इनको एज इट इज़ ही लिखना है और हम अपनी तरफ से सेंटेंस को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगेंस्ट द रेनी डे, तो बुरे दिनों के लिए, ठीक है। वी शुड सेव सम थिंग्स फॉर रेनी डे, हमें सेव करके रखना चाहिए अपने बुरे दिनों के लिए, ठीक। आगे है एट द 11th आवर, देखिए अंतिम समय पर। अब 11th पे मत जाना, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग, अंतिम समय पर। इफ़ यू बिगेन योर स्टडीज़ एट 11th आवर, यानी कि अगर तुम अंतिम समय पर अपनी पढ़ाई शुरू करोगे। अंतिम समय का मतलब है यहाँ पर अगर एग्ज़ाम आने वाले हैं बिल्कुल लास्ट में तुम अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, यू कैन नॉट श्योर टू पास, तो तुम श्योर नहीं होगे कि तुम पास हो जाओगे या नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेगुलर स्टडी करो। आगे, एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि पास, कहते हैं ना कि पत्थर फेंक दे तो उसका घर आ जाएगा, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। योर अंकल लीव्स एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, तो यही बताया यहाँ पर जा रहा है कि एट ए स्टोन्स थ्रो। तो यहाँ पर हम इन वर्ड्स को चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर डील देखते हैं, साफ सौदा, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, साफ सौदा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम अ डिसऑनेस्ट मैन। आगे देखिए, अ ब्लैक शीप, एक बदनाम व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि सबको पता होता है कि ये हमारे पड़ोस में ऐसा है, ये हमारी क्लास में ऐसा है, ये है, तो एक बदनाम व्यक्ति। देखिए ए ब्लैक शीप कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है, ए ब्लैक शीप। टॉम रामसे वाज अ ब्लैक शीप, वो एक बदनाम व्यक्ति है, यानी कि टॉम रामसे के बारे में कहा गया है कि वो क्या था, एक बदनाम व्यक्ति था। वो चला गया है, अब था हो गया है। ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज,
तो कहा जा रहा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है वो एक फूलों की सेज नहीं है। फूलों की सेज क्या है, आराम से खाओ सो मस्ती से रहो, लेकिन जो जीवन है उसमें हमें बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत से स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो जीवन होता है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। एन ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य, एन ओपन सीक्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। आगे देखते हैं। अब बोर्ड, ईमानदार वह व्यक्ति, ईमानदार वह व्यक्ति नहीं होगा, यहां पर होगा ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। यहां से वह को आप रिमूव करते हैं, ठीक है। ही इज ए अबव बोर्ड। आगे है, आप अपनी तरफ से कुछ और सेंटेंस भी लिख सकते हैं, आई एम ए लिख सकते हैं, यू आर ए भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप ही इज ए ही लिखो, आपको बनाना है एक सेंटेंस, ठीक है। क्या करते हुए, ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हें बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है, इनको आगे पीछे भी नहीं करना है कि हम यहाँ पे अबव कर दें, यहाँ पे बोर्ड कर दें, ऐसा नहीं करना है। हमें इन्हें एक साथ ही लिखना है, जैसे ये लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। बाकी के आप वर्ड्स आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। ए टर्न कोट, दल बदलू, दल बदलू क्या होता है कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल को ज्वाइन करना, दल मतलब ग्रुप, ठीक है। तो मैनी पीपल डू नॉट लाइक ए टर्न कोट लीडर। ए रेड लेटर डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन यानी कि इम्पोर्टेंट डे, लेकिन यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट डे यूज़ नहीं करना है हमें ए लेटर डे ही यूज़। 15th अगस्त इज़ ए रेड लेटर डे फॉर द इंडियंस। अगर आपके लिए कोई और रेड लेटर डे है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट, देखिए बिल्कुल मीनिंग अलग है। हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एक सफ़ेद हाथी नहीं, इसका क्या मीनिंग है, बहुत खर्चीला लेकिन कम महत्व का, ठीक। मोबाइल इज अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन, पुअर मैन के लिए तो होगा, आप तो कहेंगे कि नहीं आजकल जो मोबाइल है वो तो बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन एक पुअर पर्सन के लिए क्या होगा, ये बहुत खर्चीला होगा और उसके लिए उसका महत्व भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। एट लार्ज, स्वतंत्र, द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज, जो मर्डरर है वो अभी भी क्या है, स्वतंत्र है। आप कोई और सेंटेंस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के, ही स्पेंट हिज मनी एट रैंडम, ठीक है। ही स्पेंट हिज डे एट रैंडम, ही स्पेंट हिज टाइम एट रैंडम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। बस आपको इनका मीनिंग याद होना चाहिए। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर के साथ, तुम यहाँ से आउट हो जाओ बोरिया बिस्तर के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, जो इंग्लिश थे यानी कि जो ब्रिटिशर थे उन्हें कहा गया है बैग एंड लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, वो अपने बोरिया बिस्तर के साथ ही चले गए, ठीक है। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और हमारी कंट्री से आउट हो गए, ठीक है। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है। डोंट बीट अबाउट बुश, घुमा फिरा कर बातें मत करो, या तुम करते हो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि तुम घुमा फिरा कर बातें करते हो। आप सेंटेंस को कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूँ, ठीक है लिख सकते हो। आगे देखते हैं। बाई हुक और बाई कॉर्क, उचित या अनुचित तरीके से, बाई हुक और बाई कॉर्क, इसका मीनिंग है उचित या अनुचित तरीके से। और हाँ, मैं एक और बात बता देती हूँ, इससे जो आगे आने वाली वीडियोस में लॉट्स ऑफ बहुत सारी इडियम एंड फ्रेजेस मैं आपको कराऊंगी जो आपके सिलेबस से अलग बिल्कुल नहीं है। अगर इन्हें आप पूरी तरह से लर्न कर लेते हो, कंप्लीटली आपके अंडर में ये हो जाती हैं, तो आपके नंबर पक्का, ठीक है।
है। तो आपको ज़रूर नंबर मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से पहले ये वाला सेशन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें हम कंप्लीटली पूरे इडियम और फ्रेजेस को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो कहा गया है बाई हुक और बाई कॉर्क, उचित या अनुचित तरीके से। नाउअडेज मैनी स्टूडेंट वांट टू पास बाई हुक और बाई कॉर्क। ये तो आप सभी जानते हैं, आफ्टर ऑल आप स्टूडेंट हैं। बरी द हैचेट, पुरानी शत्रुता भुला देना, ठीक है, यानी कि फ्रेंड बन जाना। इसका मीनिंग हमें ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, मीनिंग हमें वही रखना है। इट इज़ वाइज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड अगेन। आप अपने साथ भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं अगर आपकी किसी से फ्रेंडशिप नहीं है। क्या चल रही है? शत्रुता चल रही है, ठीक है। बाई, तो जरूरी नहीं है कि रटे रटाए सेंटेंस आपको लिखने, अपने ऊपर डालो हर एक चीज को, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बाई लीप एंड बाउंड, दिन दुना रात चौगुना, ठीक है। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, भारत क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है बाई लीप एंड बाउंड्स। आगे देखते हैं। ब्रिंग टू बुक, यानी कि सजा देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या हो जाएगा? आप क्या समझेंगे? बुक लाने के लिए? नो, इसका मीनिंग है सजा देना। टॉम वाज ब्रॉट टू बुक बाई आंट पॉली, ये आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, तो यहीं से है ये। आगे देखते हैं। ब्लैक एंड वाइट, नॉट काला और सफ़ेद, इसका मतलब है लिखित। गिव योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड वाइट। ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। ये मैन ऑफ लेटर का मतलब पत्र वाला आदमी नहीं है, पत्र वाला आदमी की बात नहीं हो रही है यहाँ, विद्वान व्यक्ति की बात हो रही है। आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक। चाइल्ड्स प्ले, यानी कि आसान कार्य, ये तो थोड़ा सा जमता है कि इस मीनिंग से अब जो वर्ड्स है उनसे मैच करता है कि बच्चों का काम नहीं है। टू स्टडी साइंस इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, तो एक पहला इडियम ऐसा आया है जिसे आप समझ पाए होंगे, ठीक है, उसे पढ़कर कि ये बच्चों का खेल नहीं है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो इडियम्स होते हैं वो बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है, चाइल्ड्स प्ले नहीं है। एक और तरीका है कि आप अपनी डेली लैंग्वेज में इन वर्ड्स को यूज़ करें। आपस में जब बातें करते हैं तो आप इडियम्स का यूज़ करें, जिससे ये आपके माइंड में हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। अब देखिए। कास्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना या हवा में महल बनाना, ये भी हम कह सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कास्टल इन द एयर। डाई इन हार्नेस, कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना, ठीक है। डाई इन हार्नेस का मतलब है कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। नेहरू डाइड इन हार्नेस 30, बस यहीं पर है, ये नेक्स्ट है, सॉरी। तो नेहरू डाइड इन हार्नेस, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो नेहरू जी थे वो मर गए। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अभिलाषा, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। द स्टूडेंट हु वांट टू पास विदाउट वर्किंग हार्ड लिव इन फूल्स पैराडाइज, ऐसा ही कुछ सेंटेंस हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। अब आगे आप जाता है आपके लिए काम। आपके लिए काम का मतलब है यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, साथ ही साथ दी गई है आपको हिंदी, लेकिन इनका यूज़ नहीं दिया गया है। अगर आपने इनको पढ़ा है और आपको इडियम फ्रेजेस समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ इन सब का यूज़ करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है और सेंड करना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही है या कोई मिस्टेक भी है तो आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, देख रहे हैं आप। शोरगुल, मैं इन्हें यहाँ पर नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही पढ़ना है और खुद ही इनको समझकर इनका यूज़ करना है, इनको यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख सकते हैं। और हाँ, आगे वाले सेशन में हम 100 के आसपास इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे,
जो आपके सिलेबस में आती हैं, और वहीं पर मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ से आपको अच्छे तरह से वो समझ में आ जाए, उनके हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग एंड यूज़ ऑफ सेंटेंस, सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लेंगे, जिससे आप यहीं पर उसको कंप्लीट कर लें। और उसके बाद हम करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसी तरह से फिर आपका रिवीजन जो है साथ साथ चलता रहेगा। फॉर 11th एंड 12th क्लास के सिलेबस में इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।